नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहला जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। जिसमें दोस्तों हमने देखा था क्या भारतीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति कहाँ पे है या पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ पे। तो जिन लोगों ने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जा करके पार्ट पहले फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पे आना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है तो विशेष याद रखना एक दूसरे से रिलेटेड हैं सभी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको जा करके पहले वो पार्ट देखना चाहिए और उसके बाद इस सेकंड लेक्चर को जो कि पार्ट 2 है इसे देखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास या पंचायती राज का इतिहास। दोस्तों, पंचायती राज के इतिहास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज का इतिहास। ऐसा क्यों है तो आपको यहाँ पे बता दें कि पंचायती राज के प्रमाण तो हमें शुरू से ही मिलते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें क्या है कहीं पे भी स्पष्ट प्रमाण नहीं दिए गए हैं, लिखित में कहीं पे भी व्यवस्थाएं नहीं बताई गई हैं। तो इसे हम पार्ट बाय पार्ट समझते हैं कि कैसा हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसे पहले हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है यहाँ पे। पहला क्या है तो पंचायती राज का प्रारंभ, मतलब इतिहास में पंचायती राज कहाँ कहाँ पे था इसे देखेंगे, या पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन कहाँ कहाँ पे था, ये ऐतिहासिक प्रमाण जो कि हम देखेंगे यहाँ पे। वैदिक काल में क्या था, उसके बाद महाजनपद काल में देखेंगे, उसके बाद बौद्ध काल में भी देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी व्यवस्थाएं चल रही थी। उसके बाद मौर्य काल आ जाएगा तो उसमें भी देखेंगे दोस्तों कि मौर्य काल में कौन सी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक वगैरह, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद गुप्त काल में भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं थी इसके बारे में। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस टॉपिक से उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने इसे पार्ट 2 में क्या दिया गया है तो यहाँ पे सेकंड में दिया गया है, पॉइंट सेकंड है हमारा क्या, ब्रिटिश शासन काल में पंचायती राज। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन काल में पंचायती राज मतलब आप देखेंगे कि एक लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन का काल, इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हें 1882 के समथिंग में इन्होंने क्या किया था तो सबसे पहले जिला बोर्ड एवं तालुका बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये क्या थी दोस्तों, तो ये तहसीलें थी। तो इनके बारे में हम आपको आगे मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कैसे की गई, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि 1952 में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा तो 1952 में मिलेगा हमें क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि फेल हो गए थे दोस्तों। उसके बाद मिलेगी हमें सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी अनुशंसा पर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों में हमने क्या किया है, पंचायती राज को यहाँ पे डिवाइड किया है। उसके बाद दोस्तों अब हम सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ या इतिहास। दोस्तों इसे इतिहास में भी लेकर के चलेंगे हम, ऐतिहासिक चीज़ें क्या थी। तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट क्या है हमारा, पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो दोस्तों भारत में कैसे कैसे साक्ष्य मिले हैं तो पंचायती राज का प्रारंभ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमें कहाँ पे मिलता है। तो पहले तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रारंभ मतलब ऐतिहासिक बात चल रही है तो भारत का जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये होता है 2350 ईसा पूर्व से, जो कि माना जाता है क्या तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी लोग को पता होगी कि भारतीय इतिहास में सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिलते हैं हमें यहाँ पर भारतीय इतिहास देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये क्या थी, एक नगरीय क्रांति थी दोस्तों, और इसकी जो लिपियां थी इन्हें पढ़ा नहीं गया है। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पे क्या मिले थे, सभा भवन मिले थे। कई सभा भवन थे जहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के सभाएं करते थे। बस इसी चीज़ का यहाँ पे उल्लेख किया गया है।
अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमें मिलता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जैसे ही हम जाएंगे तो 1500 ईसा पूर्व में एक कालखंड है दोस्तों, किस चीज का, तो एक कालखंड है पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ईसा पूर्व है दोस्तों ये, इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वैदिक युग के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि वैदिक युग में, इसे समझना दोस्तों विशेष, कि वैदिक युग में प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों विशेष समझना कि वैदिक जो काल था उस समय भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी यहाँ पे। तो उसके जो शास्त्र थे उनमें हमें किसका यहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद, दोस्तों कौन सा वेद, अथर्ववेद, इसमें सभा और समितियों जैसी इकाइयों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अथर्ववेद में किनका उल्लेख मिलता है, तो सभा और समितियों जैसी इकाइयों का उल्लेख मिलता है। अब ये सभा और समितियां क्या थी, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि प्रजापति की, उस समय पे प्रजापति थे तो उनकी क्या थी, 2 पुत्रियां थी। तो प्रजापति, और इनके बारे में बता दें आपको कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, पहली क्या थी, तो सभा थी यहाँ पे, और दूसरी क्या थी, समिति थी। तो दोस्तों सभा और समिति इन इकाइयों का जिक्र मिलता है। हालांकि उस समय कोई नागरिक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। तो दोस्तों इस चीज को समझना है कि कोई भी नागरिक प्रशासन वहां पे अस्तित्व में नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इस बारे में हमें प्रमाण मिलता है कहाँ पे, तो अथर्ववेद में सभा और समितियां नाम की 2 इकाइयां थी जिनमें क्या होता था, तो जिनमें सभाएं लगती थी। अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि इस टाइम पे उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन क्या थी, इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो हमें यहाँ पे 2 ही चीज़ें समझनी है, सभा और समिति। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड यहाँ पे टॉपिक, महाकाव्य युग। तो यहाँ पे दोस्तों महाकाव्य युग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। महाकाव्य के बारे में आपको पता होगा कि भारत के 2 महाकाव्य हैं, पहला क्या है, तो रामायण है, दूसरा क्या है, महाभारत है। तो दोस्तों इनके बारे में बता दें कि महाकाव्य जो युग था जिसमें रामायण के अध्ययन से पुर तथा जनपद, तो पुर का मतलब यहाँ पे ग्राम था दोस्तों, जनपद का मतलब क्या था, नगर के संकेत मिलते हैं। यहाँ पे रामायण के अध्ययन से किन किन का, तो पुर और जनपद का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर, मतलब ग्राम से बढ़कर कौन कौन सी इकाइयाँ, तो 10, 20, 100 और 1000 ग्रामों के समूहों की इकाइयों का विद्यमान यहाँ पे मिलता है, जिसमें जहाँ पर ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, इसके साथ ही साथ दशप जो कि 10 ग्रामों का प्रमुख होता था, और बिशप 20 ग्रामों का, और सत 100 ग्रामों का, एवं जो 1000 ग्रामों का मुख्य होता था वो क्या था, ग्रामपति। तो ये प्रमुख क्या थे वहाँ पे महाभारत में ऐसे बताए गए हैं कि जो दशप होता था ये 10 गांवों का, और यहाँ पे क्या बोला गया है, तो बिस आदिपति क्या 20 गांवों का मुखिया होता था, सत का मतलब क्या 100 गांवों का, और ग्रामपति क्या 1000 गांवों के मुख्य होते थे। ये लोग अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। तो दोस्तों इस व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ पे, महाभारत में, और दोस्तों महाकाव्य युग में। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम कहाँ पे, तो प्राचीन काल में क्या, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन और मनुस्मृति से भी हमें ग्रामों में स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य मिलते हैं, क्लियर नहीं है कि यहाँ पे स्थानीय स्वशासन था या नहीं था। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो दोस्तों बौद्ध काल में इस चीज़ को समझते हैं कि बौद्ध काल में क्या था, तो बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन, बौद्ध काल में शासन व्यवस्था का एक संगठित शासन व्यवस्था थी। दोस्तों ये बात चल रही है कहाँ की, बौद्ध काल की, और बौद्ध काल को एक और नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे क्या थी, तो भारत में महाजनपद थी। इनके बारे में आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थी, तो वही काल है ये 16 महाजनपदों का काल। तो दोस्तों
क्या था कि महाजनपद काल चल रहा था, तो उस समय संपूर्ण राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। किस टाइम पे? तो बौद्ध काल में। और इस टाइम पे एक चीज और थी कि ग्राम के शासक को ग्राम योजक कहा जाता था। ये कब की बात चल रही है दोस्तों? तो महाजनपद काल की या बौद्ध काल की। और ग्राम योजक का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण था तथा यह ग्राम के समस्त मामलों को सुलझाने का कार्य करता था। दोस्तों एक चीज याद रखना कि बौद्ध काल में स्थानीय स्वशासन के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और इस शासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का क्या था? एक अधिकारी शासक ग्राम योजक। और ग्राम योजक का पद क्या था? काफी महत्वपूर्ण था। यह समस्त मामले सुलझाता था। कौन से वाले? तो ग्राम के समस्त मामलों को सुलझाता था। और ग्राम सभा को ग्राम पंचायत भी कहा जाता था। दोस्तों ऐसे भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और ग्राम योजक का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता था। तो ग्राम योजक का चुनाव कौन करता था? तो ग्राम सभा के मतलब गांव के लोग करते थे। इस काल में प्रजातंत्र लोकतंत्र के संकेत देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीज को भी याद रख लेना। अब हम देखते हैं किस बारे में? तो मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि इस मौर्य काल मतलब क्या है? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पता ही होगा आप लोग को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पे क्या था? तो उसके बारे में देखते हैं कि मौर्य काल में क्या हुआ है। तो मौर्य शासन में प्रत्येक गांव में एक सभा होती थी जो गांव के सभी मामलों को तर्क वितर्क करती थी। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि मौर्य काल में क्या था? तो मौर्य काल में एक सभा होती थी जो गांव के सभी मामलों पर तर्क वितर्क करती थी और यह संपूर्ण ग्राम के लिए कानून का निर्माण करती थी। तो दोस्तों इस चीज को भी समझ लेना कि मौर्य काल में क्या था? एक सभा थी। वह सभा क्या थी? तो संपूर्ण गांव के कार्यों पर तर्क वितर्क भी करती थी और ग्राम के संपूर्ण कानूनों का नियंत्रण भी कौन करती थी? निर्माण और नियंत्रण इन दोनों को कौन करता था? तो ये सभा ही करती थी। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं हम मौर्य काल के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ग्राम पंचायत के द्वारा अपराधियों को दंडित भी किया जाता था। यहाँ पे समझना है कि जो हमें सभा मिली है ग्राम पंचायत, उसमें अपराधियों को दंडित करने की भी शक्ति थी और अपराध की जांच ग्राम सभा करती थी। तो दोस्तों इस चीज़ को भी याद रखना कि यहाँ पे ग्राम पंचायत क्या करती थी? अपराधियों को दंडित करती थी और ग्राम सभा क्या करती थी? अपराध की जांच करती थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखना ग्राम सभा में ग्राम के अनुभवी लोग भाग लेते थे। दोस्तों यहाँ पे अनुभवी लोगों का मतलब क्या है? यहाँ पे वृद्ध लोग भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो वृद्ध लोग और साथ ही साथ क्या? तो अनुभवी लोग मतलब जिन्हें एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस किस टाइम पे? उस टाइम पे मोस्टली कौन से लोग होते थे? वृद्ध लोग होते थे। और ग्राम की उन्नति के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे। कौन बनाते थे? तो ग्राम सभा में ग्राम के अनुभवी लोग भाग लेते थे। ग्राम सभा ही क्या करती थी? ये योजनाएं बनाती थी। और देखते हैं मौर्य काल में ग्राम पंचायत ग्राम में सिंचाई हेतु नहरों एवं तालाबों का निर्माण करवाती थी। दोस्तों एक चीज़ और विशेष समझना कि मौर्य काल में क्या था? तो मौर्य काल में यहाँ पर ग्राम पंचायत जो थी ये क्या कर रही थी? तो सिंचाई हेतु नहरों एवं तालाबों का निर्माण भी ग्राम पंचायत कर रही थी। साथ ही साथ चुंगी कर भी लगाती थी। अगर दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि क्या क्या काम कर रही है यहाँ पे ग्राम सभा मौर्य काल में? तो सिंचाई एवं नहरों और तालाबों का भी निर्माण करवा रही है और चुंगी कर भी लगाती थी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये चुंगी कर क्या होता है। चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल में स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन गुप्त काल में क्या था इसका? तो इसके बारे में समझते हैं कि गुप्त काल के दौरान भारत में मौर्य काल के समान ग्राम सभाएं एवं स्थानीय स्वशासन की यहाँ पे क्या थी? तो संरचना वैसे की वैसी ही थी, व्यवस्था विद्यमान थी, परंतु इस समय पंचायतों के नाम व संरचना में परिवर्तन किए गए थे। अब क्या परिवर्तन हुए थे दोस्तों? तो जिलों को ग्रामों में विभाजित किया गया था। दोस्तों एक क्या हुई? एक नई व्यवस्था हुई गुप्त काल में। प्रारंभ क्या था? तो एक जिला था और
इन जिलों को क्या किया गया था, तो ग्रामों में डिवाइड किया गया था, कई गांव बनाए गए थे। तो इसके बारे में हमें कहाँ पे मिलता है, तो ये गुप्त काल में मिलता है। इसके बारे में और समझते हैं। ग्राम के शासक हेतु प्रत्येक ग्राम में एक मुखिया होता था। गुप्त काल में क्या था, तो एक मुखिया होता था जिसे ग्रामी, ग्रामपति, ग्राम हंतर आदि नामों से जाना जाता था। तो दोस्तों इसे भी समझ लेना कि ग्राम का एक मुखिया होता था गुप्त काल में, जिसे किस किस नाम से, तो ग्रामिक, ग्रामपति या ग्राम हंतर के नाम से जाना जाता था। और गुप्त काल में नेक्स्ट देख रहे हैं, गुप्त काल में ग्राम परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचमंडली, ग्राम जनपद आदि संस्थाएं होती थी। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे संस्थाएं कौन कौन सी, तो ग्राम परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचमंडली, ग्राम जनपद आदि संस्थाएं होती थी। तो इसके बारे में भी यहाँ पे याद रखना। हम आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो गुप्त काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में और क्या था, तो गुप्त काल में ग्राम की चल अचल संपत्ति ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की अनुमति से बेची या दान दी जाती थी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि गुप्त काल में क्या बताया गया है कि गुप्त काल में ग्राम की चल और अचल जो संपत्ति थी वो किसके द्वारा, तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही बेची या दान की जा सकती थी। ये ऐसी व्यवस्था गुप्त काल में मिलती है। और देखते हैं हम यहाँ पे कि गुप्त काल में ग्राम सभाएं सिंचाई, मंदिर आदि को निर्माण एवं व्यवस्थाएं क्या करती थी या इनके लिए उप समितियों का निर्माण करती थी। तो दोस्तों इस चीज़ को भी हमें समझना है कि गुप्त काल में ग्राम सभाएं क्या करती थी, सिंचाई, मंदिर आदि का निर्माण करती थी और इनकी व्यवस्थाएं करती थी, या फिर गुप्त काल में ग्राम सभाओं की निगरानी करने के लिए राजा द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यह अधिकारी राजा के फरमान को ग्राम सभाओं तक पहुंचाते थे तथा इस काल में पंचायतों के द्वारा न्याय संबंधी कार्य भी किए जाते थे। तो दोस्तों इस चीज़ को समझ लेना कि राजाओं के द्वारा क्या था, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो इन ग्राम सभाओं तक क्या करते थे, तो राजा के फरमान पहुँचाते थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे किसकी, तो गुप्त काल के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम क्या, मध्यकाल में। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक पार्ट है बहुत बड़ा। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी ज़्यादा, बस यहाँ से हम गुजर रहे हैं तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखते हुए चलना है। अब दोस्तों मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा कि आप मध्यकाल में की बात कर रहे हैं तो मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी सी अलग चीज़ें हम पहले तो समझते हैं कि मध्यकाल में हुआ क्या है। तो मध्यकाल में आपको सबसे पहले देखने मिलते हैं क्या, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में आपने देखा होगा कि महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आए, इन सभी ने क्या किए, भारत पर बैक टू बैक आक्रमण किए। और इन आक्रमणों, इसके पहले भी कई हुए हैं दोस्तों, तो कई विदेशी आक्रमण हुए हैं। वो आक्रमणों से युद्ध, विनाश, विद्रोह, दमन, एक क्रूर टाइप से क्या रहा है इस टाइम पे माहौल रहा है। और नए विदेशी शासक मुख्य रूप से सैन्य शक्ति पर निर्भर करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे सीधी बात ये बोली गई है कि जो बाहरी शासक थे या बाहरी जो भारत पर क्या हुए आक्रमण हुए हैं, तो उस टाइम पे इन सभी चीज़ों पर या इन सभाओं पर कोई भी यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है, सिर्फ सैन्य शक्ति पर और ऐसे राज्य का निर्माण करना जिस पे ये आधिपत्य बना सकें। इसलिए इस काल में उतनी ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मध्यकाल की व्यवस्था प्राचीन काल के समान स्थानीय स्वशासन विद्यमान तो रहा, परंतु अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार मुस्लिम शासकों ने नगरों की शासन व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन है उस व्यवस्था को यहाँ पे क्या नहीं मिला, उतना बल नहीं मिला, जबकि नगरीय शासन को ज़्यादा बल दिया गया, जैसे पंचायतों की शक्ति कम हो गई और धीरे धीरे पंचायतें क्या हो गई, यहाँ पे कमज़ोर हो गई। अब थोड़ा सा और देखते हैं। इस काल में जमींदारी व्यवस्था का विकास होने के कारण
पंचायतों का संपूर्ण रूप से पतन हो गया। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जमींदार जो कि क्या करते थे, तो गांव की संपूर्ण जमीन, संपूर्ण नहीं तो जितना इनके आधिपत्य में रहता था उस जमीन का क्या करते थे, दोहन करते थे ये लोग, और जैसे भी इन्हें चलाना है उसे अपने हिसाब से क्या करते थे, चलाते थे। तो इस टाइम पे पंचायतों का क्या हो गया था, संपूर्ण रूप से पतन हो गया। और इस व्यवस्था में जमींदार या तो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के माध्यम से राजस्व की वसूली करते थे एवं संपूर्ण गांव का नियंत्रण करते थे। तो दोस्तों एक कुछ यहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद मध्यकाल में अनेक हिंदू शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को विकसित किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि हिंदू शासक जो थे, आप देखेंगे यहाँ पे पाल वंश वगैरह मिलेंगे आपको इन सभी चीज़ों में, और भी यहाँ पे कई वंश हैं जिनके बारे में आप जैसे ही देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के विकास पर बल दिया गया था। थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों इसे आगे। तो अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मराठा शासक, क्योंकि मध्यकाल में उतना कुछ है नहीं है दोस्तों, बस हम इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा कि मराठा शासक या मराठों के काल में क्या था यहाँ पे। तो मराठा शासक शिवाजी के काल में अत्यधिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन, मराठा काल जो था उसमें शिवाजी के काल में अत्यधिक विकास एवं स्थानीय स्वशासन का क्या हुआ, सबसे ज़्यादा विकास हुआ। यहाँ पे ये बात बोली गई है कि सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ वो किसका हुआ, स्थानीय स्वशासन को हुआ। किनके समय में, तो मराठा शासक शिवाजी के टाइम पे। और मराठाओं के काल में पंचायतों का विकास होने के कारण, एक चीज़ यहाँ पे समझना कि मराठों के काल में पंचायतों का विकास होने के कारण आत्मनिर्भर हो गए थे। कौन हो गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे मराठे क्या हो रहे थे, पंचायतों के विकास के कारण आत्मनिर्भर हो गए थे। परंतु इस काल में भी नए शहरों को बसाने पर अत्यधिक जोर दिया गया। तो दोस्तों ये थी कुछ हमारी चीज़ें यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट के ब्रिटिश या फिर अंग्रेजों के टाइम पर क्या चीज़ें रहीं और कैसे विकास हुआ स्थानीय स्वशासन का या पंचायती राज व्यवस्था का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे हम लॉर्ड रिपन वगैरह की योजनाएं देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा पार्ट 3 रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।